हिमविद्या पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास जो कि अजय रावत सर द्वारा लिखा गया है, इसकी एक सीरीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच जाए। अभी तक इस बुक से रिलेटेड 51 पार्ट्स में वीडियोज आ चुकी हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग हिमविद्या पाठशाला में विजिट करके उन वहाँ पर को आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास। तो वहाँ पर से आप लोग अपने सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। अभी तक हम लोग इस बुक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, जैसे कि हम लोगों ने उत्तराखंड एक परिचय पूरा कवर कर लिया है। साथ ही हम लोगों ने कुमाऊं में चंद राजवंश पूरा कंप्लीट कर लिया है। गढ़वाल में परमार वंश भी हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। तो आप उन सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। इस वक्त हमारा चल रहा है गोरखा शासन। तो गोरखा शासन के अंतर्गत हमारी जो लास्ट वीडियो आई थी उसके अंतर्गत हम लोगों ने ये जाना था कि गोरखाओं ने कुमाऊं पर कब विजय प्राप्त की और गढ़वाल पर कब विजय प्राप्त की। तो उसका जब उन्होंने कुमाऊं पर विजय प्राप्त की तो 1790 में उन्होंने यहाँ पे विजय प्राप्त किया और 1790 से लेकर 1815 तक उन लोगों ने कुमाऊं पर शासन किया था। और गढ़वाल में जब उन्होंने आक्रमण किया था तो 1804 में उन्होंने आक्रमण किया था। तो 1804 से लेकर 1815 तक उन लोगों ने गढ़वाल पर शासन किया था। ठीक है, उनके कुछ सूबों के बारे में भी हम लोगों ने जाना था कि कौन सा सूबा यहाँ पर को नियुक्त किया गया था कौन से सन में। तो ये वीडियोस पूरी आ चुकी है, तो आप वो लास्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा गोरखा शासन को समझने के लिए। तो लास्ट जो हमारा टॉपिक था, हमारा गढ़वाल आक्रमण हम लोग पढ़ लिया था हम लोगों ने। और आज हमारे होने वाला है गोरखा प्रशासन। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट मैं करूंगी कि कॉपी पेन लेकर बैठिएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंतर्गत आए तो आप लोग उसको नोट करें। और ये गोरखा जो शासन है, गोरखा शासन वाला जो टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज़ से। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। डॉक्टर डॉक्टर पंकज प्रियदर्शी के अनुसार कुमाऊं एंड गढ़वाल दोनों में ही गोरखों का प्रशासन नागरिक के बजाय फौजी प्रशासन का था। ठीक है, इनका अधिपति राजा नेपाल में रहते थे और किंतु उनका सैनिक सामंत जो था वो सूबा के नाम से नवविजित राज्यों में राज्य करते थे। ठीक है, तो ये बात मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताई है कि जो गोरखों का जो मुख्य जो राजा होता था वो नेपाल में रहता था। ठीक है, और वहीं से कंट्रोल करता था सारी चीज़ों को। तो वहाँ से उन लोगों ने क्या किया था, जब कुमाऊं में और गढ़वाल में उन लोगों ने विजय प्राप्त करी तो अपना एक गवर्नर के रूप में वो यहाँ पर को एक सामंत भेजते थे और उसको सुब्बा के नाम से यहाँ पर को राज्य सौंप दिया जाता था। ठीक है, गोरखों ने चंदों की नीतियों एवं प्रशासनिक तरीकों की नकल नहीं की थी। ठीक है, तो चंदों ने जो नीतियाँ बनाई थी उन नीतियों को, उन प्रशासनिक तौर तरीकों को नहीं अपनाया था, बल्कि अपने ही प्रशासनिक तंत्र की स्थापना उन्होंने यहाँ पर को की थी। ठीक है, थोड़े बहुत प्रशासनिक नाम चंदों से अवश्य ग्रहण किए थे उन्होंने, लेकिन कर पद्धति में आमचूल परिवर्तन किया था। जो कर पद्धति यहाँ पर को चंदों द्वारा रखी गई थी उसको कंप्लीटली बदल दिया था उन्होंने। गोरखों ने गोरखों ने शोषण उत्पीड़न की सामान्य विधियों को छोड़ नित नई शैलियाँ आरंभ की थी। जैसे दास्ता एक प्रथा थी और कर प्रणाली थी और बेगार थी। तो ये जो तीन जो थी, ये शोषण दमन का सबसे मुख्य आधार थी गोरखों की तरफ से। उन्होंने काफ़ी अत्याचार किए थे कुमाऊं में और गढ़वाल में। तो उन्होंने जो यहाँ की जो नीतियाँ थी उनको नहीं अपनाकर अपनी ही नीतियाँ उन लोगों ने यहाँ पे चलाई थी। तो शोषण उत्पीड़न की जो शैलियाँ थी उसमें एक दास्ता बहुत प्रमुख रूप से जानी जाती है, कर और बेगार जानी जाती है। दास्ता क्या होता है? दास्ता यानी कि गुलामी। दास्ता को गुलामी कहते हैं, दासता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति को अपनी निजी संपत्ति समझकर, यानी कि कोई एक वस्तु समझकर उसको क्या करते थे, बेचा और खरीदा जाता था। ठीक है, और जीवन भर बिना किसी मानवीय अधिकार के वो क्या करते थे, अपने मालिक के अधीन काम करते थे। तो उसको ही दास्ता कहा जाता था। और ये जो दास्ता वाली जो प्रथा है, ये गोरखा के काल में सबसे क्रूरतम रूप में पहुंच गई थी। और आर्थिक तंगी या जैसे कोई कर नहीं चुका पा रहा है और उसकी आर्थिक तंगी है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते थे कि गोरखा जो सैनिक थे वो स्थानीय लोगों के बच्चों को और उनकी मतलब स्त्री पुरुषों को पकड़कर हरिद्वार के घाटों पर एक दास के रूप में बेच दिया करते थे। ठीक है, और इनकी जो कीमत थी वो क्या थी कि 10 रुपये से लेकर 150 रुपये तक थी, यानी कि 150 रुपये तक का होती थी। यानी कि 10 रुपये से लेकर 150 रुपये में इनको बेच दिया जाता था किसी को भी। ठीक है, जैसे विदेशी जो आक्रमणकारी होते थे, जैसे रोहिल हो गए और भी कई जो लोग यहाँ पर को बाहरी क्षेत्र से यहाँ पे आते थे तो उनको बेच दिया जाता था। ठीक है, तो ये जो दास्ता प्रथा थी ये बहुत ही मतलब दर्दनाक
प्रथा आप समझ सकते हैं इसको। कर प्रणाली में क्या था कि कर प्रणाली में इन्होंने 32, आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, 36 रकम और 32 कलम व्यवस्था को इन्होंने रखा हुआ था। इसके अंतर्गत उन्होंने कई-कई प्रकार के अलग-अलग अजीब-अजीब से कर इन लोगों ने रखे हुए थे इसमें। और जैसे कि पुगाड़ी कर हो गया, मांगा कर हो गया, मिझारी कर हो गया, तो ऐसे 36 रकम और 32 कलम व्यवस्था के नाम से ये जाना जाता था। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। और एक था बेगार। तो बेगार में क्या होता है कि जो बेगार कर होता है उसमें बिना मतलब किसी व्यक्ति से बिना किसी मजदूरी दिए, बिना किसी कुछ पैसे दिए उससे ज़बरदस्ती अपना काम करवा लिया जाता था, लेकिन और उस काम का मेहनताना उसको नहीं दिया जाता था। तो इस तरीके के जो 3 शोषण दमन जो प्रथाएँ थी, ये जो थे ये मुख्य आधार थे, ठीक है? उनकी अत्याचारों के। तो उत्थान राजवंशों के उत्थान पतन व युद्ध द्वारा नए-नए राज्यों को हड़पने की नीति से जो विजित जनता पर कठोर प्रशासनिक तंत्र का प्रयोग लाया जाता था, उसी का अनुसरण गोरखाली शासकों ने कुमाऊँ में भी किया था। उन्होंने कुमाऊँ में बड़ी सख्ती से शासन किया, ठीक है? तो यहाँ पर उन्होंने बहुत क्रूरता मचाई हुई थी। इसका मुख्य कारण यह भी है कि सामाजिक दृष्टि से हिंदू लोग गोरखाओं को अपनी तुलना में घटिया समझते थे, ठीक है? तो जो हिंदू लोग थे इसका मतलब हिंदू लोगों से वो इस बात का बदला लेते थे कि हिंदू लोग जो गोरखा मतलब नेपाल में रहने वाले जो लोग हैं, गोरखा जो लोग हैं, उनको अपनी तुलना से बहुत नीचा समझते थे। तो ये बात उनको पता थी और जब उन्होंने यहाँ पे कुमाऊँ पे उन लोगों ने अपना अधिकार बना लिया, यहाँ पे विजय प्राप्त करी, तो इस बात का बदला वो हिंदू लोगों से लेते थे। किस तरीके से उन पे शोषण करके, उन पे अत्याचार करके, उन पे तरह-तरह के आलतू-फालतू कर लगाकर तो उनको बहुत परेशान किया करते थे। जिस कारण गोरखा प्रशासक हिंदुओं का को दमित कर आतंकित रखना चाहते थे। उनका राजा अवश्य राजपूत था, ठीक है? ऐसा इस बुक के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जा रहा है कि जो गोरखाओं का जो राजा था वो राजपूत था, जो भारतीय मूल का एक राजस्थानी राजपूत था और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को घेरा डाले जाने के समय उसके वंशज कालांतर में नेपाल की पहाड़ियों में रहने के लिए चले गए। यहीं राजपूत वंश कालांतर में शाह की उपाधि धारण कर नेपाल का शासक बन बैठा, ठीक है? तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो उनका जो मूल जो राजा था वो क्या था, एक राजपूत था और अलाउद्दीन खिलजी के अत्याचारों की वजह से उन लोगों ने वहाँ से पलायन करके नेपाल चले गए थे और वहीं से फिर एक राजा निकल कर आया जिसने शाह की उपाधि धारण की और नेपाल का शासक बन गया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। किंतु जहाँ तक जन सामान्य का प्रश्न था, उसमें समाज के सभी वर्ग के लोग थे, चाहे वे शासक हों या शासित हो, सभी गोरखियाली कहलाते थे। कुमाऊँ तथा गढ़वाल में समाज की बनावट व अन्य सांस्कृतिक पद्धतियाँ गोरखा पद्धति से मेल नहीं खाती थी, ठीक है? फलतः गोरखे कुमाऊँ एवं गढ़वाल वासियों को विधर्मी समझते थे, ठीक है? तो जायज़-सी बात है कि जब गोरखियाली यानी कि गोरखा लोग जब यहाँ पे शासन कर रहे थे, तो उन लोगों ने कुमाऊँ और जो गढ़वाल के जो लोग थे, उनको उनकी किसी भी चीज़ को अपनाया नहीं था, उनको विधर्मी मानते थे, ठीक है? किसी भी धर्म को नहीं मानने वाला या फिर उनकी हर चीज़ को छोटा समझने वाले। उस उनके लिए ब्राह्मण जो उस समय समाज के नियामक व राज शासन में प्रमुख भूमिका निभाते थे, देशद्रोही, दगाबाज व धोखेबाज थे, ठीक है? तो ब्राह्मणों को तक वो क्या समझते थे? देशद्रोही और दगाबाज समझते थे, जिनका दमन करना नितांत आवश्यक था, ठीक है? उनका दमन करना नितांत आवश्यक था, इसीलिए वो क्या करते थे, उन लोगों ने ब्राह्मणों पे भी काफ़ी अत्याचार किए हैं। आगे 1816 में बड़ा बमशाह बड़ा बमशाह के सूबा बनने तक उनके पूर्व के सूबा काजी, जमादार, फौजदार, नानी हवलदार, दफ्तरी आदि ने काफ़ी निरंकुशतापूर्ण ढंग से कुमाऊनी रियासत पर शासन किया था, ठीक है? जो बड़ा बमशाह हैं उनको काफ़ी उदार हृदय का माना जाता था। यानी कि जितने भी गोरखा जो शासक यहाँ पर को आए, कुमाऊँ में उन्होंने शासन किया, उनमें से कुछ तो बहुत ही क्रूर थे, लेकिन कुछ जो थे उनकी बहुत अच्छी छवि भी यहाँ पे को मानी जाती है, बहुत उदार भी थे। और तो इसीलिए यहाँ पे को कहा गया है कि बड़ा बमशाह के आने तक उनसे पहले जो यहाँ पे को सूबे थे, एक तो काजी हो गया, जमादार हो गया, फौजदार, नानी हवलदार, दफ्तरी आदि ने जो क्या किया था, यहाँ पे को काफ़ी अत्याचार किए थे, काफ़ी नरसंहितापूर्ण ढंग से यहाँ पे को शासन किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि पाली, पछाऊ, सल्टा और आसपास के गाँवों व थोकों के थोकदार, सयाने व प्रधान सब भागकर यत्र-तत्र पलायन करने लगे। यानी कि उनके अत्याचारों से यानी कि जो बमसा था उसके आने से पहले जो यहाँ पर को सूबे थे उन्होंने इतने अत्याचार किए थे कि यहाँ पर को रहने वाले जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, धीरे-धीरे यहाँ पर से जो थोकदार थे, सयाने प्रधान थे, वो भागकर दूसरी जगह पलायन कर रहे थे। अंततः चौतरिया बड़ा बमशाह को राजकाज अपने हाथ में लेना पड़ा और इसको देखते हुए फिर किसको भेजा गया, चौतरिया बड़ा बमशाह को भेजा गया, ठीक है? तो इनको बड़ा उदार
वादी यहाँ पर को माना गया है और इनकी जो नीतियाँ थी वो काफ़ी मतलब इनके उनके हिसाब से जो पहले में सूबे आए थे उनके हिसाब से काफ़ी अच्छी थी। तो फिर मजबूरन जब सब लोग पलायन कर रहे थे तो इन्होंने यहाँ पर का राजकाज अपने हाथों में लिया, ठीक है। ऐसे में चंदों ने षड्यंत्रकारी दीवानों, अ, राज कर्मचारियों, उपद्रवियों, परतियालों और मेहरा राजपूतों को कुचलना अत्यंत आवश्यक था। तो जो चंदों के समय में जो फर्तियाल और मेहरा जो राजपूत थे जिनको यहाँ पर को एक पद दिया गया था, तो उनकी वजह से भी काफ़ी षड्यंत्र यहाँ पर को किया जा रहे थे। तो उनको गोरखियालियों ने सबसे पहले उनको अपने रास्ते से हटाना ज़्यादा आवश्यक समझा। उनके इन कार्यों में जनसाधारण ने अपनी उदासीनता का परिचय दिया और कभी भी गोरखों की दमनात्मक नीतियों का प्रतिरोध नहीं किया, ठीक है। तो ये जो फर्तियाल और राजपूत थे जो इन्होंने यहाँ पर को षड्यंत्र फैला रखा था, तो उसको बंद करने के लिए बड़ा बम साहब जब यहाँ पर को आए तो यहाँ की जो जनता थी उन्होंने भी इसमें उनका थोड़ा बहुत साथ दिया, ठीक है। कारण स्पष्ट है, सामान्य जनता के लिए जैसे चंद राजा थे वैसे ही गोरखे भी थे। उसके लिए केवल मालिक बदले थे, चंदों के समय में भी उनका दमन चक्र कम नहीं हुआ था, ठीक है। चंदों के समय में भी वो परेशान थे क्योंकि जो लास्ट वाला जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें जो दीपचंद वाला जो पार्ट था उसमें आपके ये मोहन चंद ने काफ़ी अत्याचार किए थे यहाँ पर को जनता के लिए कोई भी व्यवस्था सही नहीं की थी और उन पे काफ़ी इधर-उधर के कर भी लगाए हुए थे, काफ़ी शोषण उनके द्वारा भी किया जा रहा था। फिर बाद में गोरखे आ गए थे तो गो उनके लिए कुछ भी नहीं बदला था, यानी कि चंद ने भी उन पे काफ़ी अत्याचार किए थे और साथ ही गोरखों ने भी उन पे काफ़ी अत्याचार किए। तो इस वजह से उन लोगों ने सबसे पहले मेहरा और फर्तियालों जो जिन्होंने यहाँ पर को सबसे ज़्यादा षड्यंत्रकारी ढंग से यहाँ पर को जो चीज़ें फैला रखी थी तो उनको बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, बड़ा बमशाह का साथ दिया, ठीक है। उसके लिए केवल मतलब उनके लिए यानी कि यहाँ पर जो कुमाऊनी जो जनता थी उनके लिए सिर्फ कौन बदले थे, राजा बदले थे, ठीक है। चंदों के समय भी उनका दमन चक्र कम नहीं हुआ था। सयाना, थोकदार, प्रधान, कमीन आदि राजस्व वसूली के समय उनका घोर उत्पीड़न करते थे, ठीक है। जो वहाँ पर को रहने वाले जो सयाने थे, थोकदार थे, प्रधान थे, वो भी उनका काफ़ी क्या करते थे, राजस्व वसूली के समय काफ़ी शोषण किया करते थे। गाँवों के प्रधान सयानों या थोकदारों के अधीन होते थे, जिन्हें राजकर के अलावा सयानों व थोकदारों को भी दस्तूर देना पड़ता था तथा राजज्ञ के अनुसार उन्हीं के हुक्मों व आदेशों का पालन करना पड़ता था। कल्याण चंद्र के 1749 के इस एक अभिलेख का कल्याण चंद्र के 1749 ईस्वी के एक अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। डॉक्टर पंकज प्रियदर्शनी का मानना है कि उपरोक्त अभिलेख के अंत में तफसील यानी कि विस्तृत वर्णन के 16 गांवों की सूची दी गई है। अतः यदि हम उपरोक्त चंदकालीन शोषण व्यवस्था पर दृष्टिपात करते हुए चंदों के उत्तराधिकारी गोरखा शासकों द्वारा चंदों से ही अपनाई गई प्रशासनिक व्यवस्था का समुचित विश्लेषण करें तो ज्ञात होगा कि जन सामान्य अथवा सामान्य कृषक व श्रमिक वर्ग के प्रति चंदों व गोरखों की एक सी नीति थी। रैयत, प्रजा या कृषक से राजस्व व लगन वसूल करने में सयाने, थोकदार व कमीन भी निर्धारित राजकर के अलावा चोरी छिपे अपना हिस्सा बढ़ाकर लेते थे, जिसका आभास राजधानी अल्मोड़े में बैठे गोरखा शासकों को होता रहता था। इसका विवरण 1813 ईस्वी के सूबेदार नरभजन शाह के अभिलेख में मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1790 में चैत्र महीने में जब अल्मोड़ा पर गोरखाओं का अधिकार हुआ तो उस समय नेपाल का जो नरेश था वो कौन था, रण बहादुर शाह था, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर कुमाऊं में जब मतलब इससे पहले भी जो गोरखा लोग थे वो कुमाऊं पर आक्रमण कर चुके थे, यानी कि पृथ्वी नारायण शाह के समय से ही वो क्या कर रहे थे, कुमाऊं पर आक्रमण कर रहे थे कुमाऊं को विजित करने के लिए। लेकिन फिर फाइनली उनको कब विजय प्राप्त हुई, जब जो पृथ्वी नारायण शाह है उसके जो उत्तराधिकारी है रण बहादुर शाह, तो उसके शासन काल में क्या हुई थी, यहाँ पर उन लोगों ने विजय प्राप्त करी थी। तो उस समय कौन था यहाँ पर का नरेश, जब उन लोगों ने कुमाऊं पे विजय प्राप्त करी थी तो उस समय यहाँ नेपाल का जो नरेश था वो रण बहादुर शाह था, ठीक है। तो रण बहादुर शाह की अवस्था मात्र 15 वर्ष की थी, जिस कारण उसका चाचा चौधरी बहादुर शाह उसके संरक्षक की हैसियत से शासन करता था। अतः अल्मोड़े पर अधिकार कर लेने के बाद वह कुमाऊं का राजकाज योग्य सेनापति अमर सिंह थापा को सौंपकर नेपाल लौट गया, ठीक है। साथ में बोझ ढोने के लिए कुमाऊं के अनेक काश्तकारों को भी नेपाल ले गया। अब क्योंकि क्या हो गया कि यहाँ पर को गोरखाओं का शासन हो गया है तो वो पूरे अधिकार से यहाँ पर से लोगों को ले जाकर अपने वहाँ काम करवा रहे थे। अमर सिंह थापा ने विद्रोहियों का दमन किया। वह चंदों के समय से चले
चंदों के समय में चले आए कुछ शासन को सुव्यवस्थित किया। इस कार्य में उसने सूरवीर सूरवीर थापा व जगजीत पांडे का सहयोग लिया। उसने गोरखा आक्रमण की पगध्वनि से भयभीत व पलायित जनता को अपना फरमान जारी कर पुनः अपने अपने गांवों में आकर बसने का आह्वान किया। इस प्रकार राजधानी अल्मोड़ा में धीरे धीरे शांति स्थापित होने लगी और लोग पुनः अपने घर बार बसाने लगे। ठीक है, तो उस वक्त जिस वक्त यहाँ पर को आक्रमण हुआ था गोरखों द्वारा, तो डर के मारे भयभीत होकर बहुत ही ज्यादा नरसंहार हुआ था यहाँ पर को, जब कुमाऊं में उन लोगों ने अ, आक्रमण किया था, तो लोग डर के मारे यहाँ से पलायन कर गए थे। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा कि सयाने और बूढ़े भी यहाँ से पलायन करके जा रहे थे। फिर उन लोगों ने सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए उनको आह्वान दिया कि आप लोग वापस आइए यहाँ, मतलब यहाँ की जो व्यवस्था है उसको फिर से नई तरीके से लेंगे। तो उन लोगों ने क्या किया था कि यहाँ पर को फिर धीरे धीरे अल्मोड़े में क्या होने लगा, धीरे धीरे शांति स्थापित होने लगी और लोग अपने अपने घरों में वापस यहाँ पर को आने लगे। गोरखा शासन केवल भूमिधरों व जंगल मालिकों से ही सख्ती से नगद लगान वसूल करते थे। शिल्पकर्मियों से नकद धनराशि नहीं ली जाती थी, वरन उनसे हस्तकारी का कार्य कराया जाता था। ठीक है, शिल्पकर्मियों को वे कामी कहते थे। ठीक है, ये नोट करने वाली बात है कि गोरखा काल में शिल्पकर्मियों को क्या कहा जाता था, कामी कहा जाता था। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। सुनार के लिए एक शब्द था सुनवार, और नाई को वो क्या कहते थे, नौ कहते थे। इन्हें जमीन के रूप में दस्तूर दिया जाता था, यानी कि उनके इस काम के लिए उनको जमीन का एक हिस्सा दे दिया जाता था दस्तूर के रूप में। जो भूमिधर काश्तकार लगान चुकाने में असमर्थ रहते थे या हीला हवाली करते थे, उन्हें कोड़ों की मार पड़ती थी। कभी-कभी उन पर जूते घुस्से भी बरसाए जाते थे। उन्हें पकड़-पकड़ कर रोहेलखंड, बरेली, बहेड़ी के बाज़ारों में ले जाया जाता था और सपरिवार। ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले आप लोग बता चुकी हूँ, जहाँ पर को हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था, दास्ता प्रथा के बारे में पढ़ा था। तो वही ये दास्ता प्रथा है कि जो लोग कर को नहीं चुका पाते थे, तो उन्हें क्या करते थे, उनको कोड़े भी पड़ते थे अलग से, और साथ में उनको रोहिलखंड और बरेली, बहेड़ी और हरिद्वार के घाटों पे ले जाकर उनको बेच दिया जाता था। ठीक है, सपरिवार अबाल वृद्ध रोहेलों, गुर्जरों, वन गुर्जरों, पठानों और डकैतों के हाथों में भेज दिया जाता था। सुंदर स्त्रियों पुरुषों को अपने पास रखकर उन्हें व्यक्तिगत उपयोग के लिए लाया जाता था। और फिर बाद में क्या होता था कि अपने बाद में नेपाल भेजकर उनको घेटी, छलोड़ी यानी कि घर के घरेलू कामों के लिए उनको रख दिया जाता था। और राजपूत वर्ण का होने होने पर उन्हें खसिया नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, तो छलोड़ा और छलोड़ी यानी कि अपना काम निकालने के बाद वो नेपाल भेज देते थे, और वहाँ पर को घर के जो घरेलू काम होते थे, जैसे बर्तन मांजना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, उसके लिए उनको रख लिया जाता था। और राजपूत वर्ण के अगर होते थे तो उनको खसिया कहा जाता था। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ब्राह्मण दासों को कठुआ कहा जाता था। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि ब्राह्मण दासों को गोरखा काल में क्या कहा जाता था, कठुआ कहा जाता था। गोरखे कुमाऊं का सारा तांबा, सोना, चांदी लूटकर नेपाल ले गए थे, क्योंकि तांबे के बर्तन से वे विशेष लगाव रखते थे और उनके द्वारा प्रदत्त ताम्रपत्रों में विशेष प्रकार के तांबा को देखा जा सकता है, जो सुडौल व वजन में काफी भारी होते थे। हार्डविक व रैपर नामक यूरोपीय यात्रियों ने गोरखों के कुकृतियों का बड़ा ही हृदय विदारक वर्णन प्रस्तुत किया है। इन यात्रियों के अनुसार गोरखे जबरदस्ती घरों में घुसकर घर का माल खा जाते थे और फल फूल के पेड़ों का भी फल खाकर खुखरी से काट डालते थे। गढ़वाल में उनके अत्याचार यहाँ तक बढ़ गए थे कि सेम मुखिम स्थित नागराज के मंदिर में सफाई करने वाले फीकवाल तक भूखे मर रहे थे, क्योंकि आबाद जमीनों के उजड़ जाने पर भूमिधर स्वयं भूखे मर रहे थे और जंगली तोड़, खिनुआ, हिसालू व कंडाली खाकर जीवन यापन कर रहे थे, यानी कि जंगली जो फल थे, जंगली जो सब्जियां थी, उनको खाकर अपना जीवन बिता रहे थे। अब हमारा अगला टॉपिक है गोरखों की न्याय प्रणाली। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। गोरखों की न्याय प्रणाली कोई सुव्यवस्थित प्रणाली नहीं थी, जैसे कि बात के उनके उत्तराधिकारी अंग्रेजों के समय में थी। ठीक है, तो गोरखों ने जो न्याय प्रणाली यहाँ पे को व्यवस्था की थी, तो उससे ज़्यादा अंग्रेज जब आए थे उनकी न्याय प्रणाली ज़्यादा अच्छी बताई गई है यहाँ पे। तो गोरखों के पूर्ववर्ती चंद राजाओं के समय भी कोई न्याय नाम की संस्था तो नहीं थी, किंतु उस समय पंचायत प्रणाली थी। पंचायत प्रणाली मैं आपको बता चुकी हूँ किसने शुरू की थी, सोमचंद्र ने शुरू की थी, जिसमें मेहरा और फरतियालों को रखा गया था, 4 बूढ़े सयानों को रखा गया था। इस बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो चंद दरबार में मेहरा और फरतियाल, इन 2 राजपूत दलों को राजा की मान्यता दी गई थी। ठीक है, ये मैं आप लोगों को इससे पहले वाले टॉपिक में बता चुकी हूँ कि सोमचंद ने क्या किया था, मेहरा और फरतियालों को क्या किया था, एक
ऐसा पद दिया था जिसके अंतर्गत सयाने बूढ़े भी आते थे। ठीक है। उन्हें श्रेष्ठ व प्रतिष्ठित नागरिक की पगड़ी दी गई थी। ठीक है। जो फैसला करते थे उसी के अनुरूप दंड निर्धारित होता था। मृत्युदंड देने का अधिकार केवल राजा को प्राप्त था। यानी कि मृत्युदंड तो केवल राजा देगा, और लेकिन इनको एक विशेष प्रकार की प्रतिष्ठित पगड़ी प्रदान की गई थी, और वो जो फैसला करते थे उसका अनुकरण करना पड़ता था। लेकिन गोरखों ने चंदों की नकल नहीं की, तो गोरखों ने चंदों की ये नीति नहीं अपनाई। अ, उनकी न्याय व्यवस्था प्रांतों में सुब्बा नायाब, सेना का कमांडर एवं अन्य फौजी सरदार तय करते थे। अल्मोड़ा में उस समय गोरखों की एक अदालत आवश्यक थी, जिसका जज न्यायाधीश विचारी कहलाया जाता था। यानी कि वहाँ पर को न्याय करने वाला जो होता था उसको, न्याय करने वाला जो न्यायाधीश होता था उसे विचारी कहा जाता था। ठीक है। ट्रेल की सूचना पर एटकिंसन महोदय ने यह विचार व्यक्त किया है कि प्रत्येक सैनिक अफसर अपने अधीनस्थ सैनिकों की सहायता से न्याय प्राप्त करता था। जिस क्षेत्र अथवा प्रशासनिक इकाई में जो कमांडेंट नियुक्त होता था, वहाँ के दीवानी व छोटे मोटे फौजदारी मामलों का निपटारा वही करता था। महत्वपूर्ण मामलों का निपटारा प्रांतीय सूबा फौजी अफसरों की मदद से करता था, क्योंकि उच्च पदस्थ फौजी अफसर प्रायः बाहरी युद्ध क्षेत्रों में व्यस्त रहते थे, अतः वे अपने न्यायिक अधिकार एवं अपने अधीनस्थ अफसरों को सौंप देते थे, जिन्हें विचारी कहा जाता था। ठीक है। वे वादी प्रतिवादियों को अदालत में बुलाते थे। वादी कौन होता था? जो शिकायत करता होता था, और प्रतिवादी जिसके खिलाफ शिकायत की गई है, तो उनको कहाँ बुलाया जाता था? अदालत में। और एक पंचायत के माध्यम से, यानी कि विचारी के साथ ही एक सभा होती थी जिसे पंचायत नाम दिया गया था। तो ये दोनों मिलकर, यानी कि एक तो विचारी हो गया, और ऊपर से जो सभा में, जो पंचायत में जो लोग नियुक्त किए गए थे, तो उनके माध्यम से एक एक निश्चित शुल्क लेकर मुकदमे की सुनवाई करते थे। अदालत के अन्य न्यायकर्ताओं को सभा भी कहा जाता था। ठीक है। 1805 में एक अदालती पत्र से यह ज्ञात होता है कि किसी भी वाद को वादी जब पंचों की अदालत में पेश करता था, तो बैठे हुए पंचों से दारू व बकरे का संकल्प लेकर अपने ऊपर पानी छिड़कवाया जाता था। दारू बकरा उनके भोजनार्थ पहले से हाजिर रहता था। ठीक है। तो ये कुछ तरीके के, ये वहाँ पर को एक प्रथा प्रचलित थी कि दारू और बकरा उनको भोजन के रूप में देना होता था। गोरखा की गोरखों की न्याय प्रक्रिया उनके पूर्ववर्ती शासकों एवं अधिकांश हिंदू राज्यों में आखिरी तौर पर सामान्य एवं सर्वमान्य थी। अदालत में वादी व प्रतिवादी को बुलाकर उनकी परीक्षा ली जाती थी। यदि किसी गवाह के बयान पर संदेह होता था, तो उनके सिर पर महाभारत का एक भाग है हरिवंश, उसे सही सही कसम खिलाने के लिए लिया जाता था। ठीक है। तो महाभारत का एक, जैसे महाभारत है, तो महाभारत के मुख्य महाभारत जो ग्रंथ है उसमें 18 पर्व है, यानी कि 18 अध्याय हैं। तो जो हरिवंश है वो 19वां पर्व माना जाता है, उसका आखिरी, उसको एक परिशिष्ट के रूप में भी देखा जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब महाभारत शुरू होती है, यानी कि 18 पर्व जब होते हैं, उसके बाद ये जो परिशिष्ट है, यानी कि हरिवंश वाला जो पाठ है, जिसे 19वां पर्व भी कहा जाता है, तो इसके बगैर जो ये पूरी कथा है, महाभारत की जो पूरी कथा है, ये अधूरी मानी जाती है। ठीक है। तो इसे भी किसने लिखा है? वेदव्यास जी द्वारा ही लिखा गया है। तो इसको किया जाता था? इसको कसम खिलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। सही सही बयान देने के लिए हिंदू गवाह के सिर पर हरिवंश रखने की यह प्रथा उत्तरवर्ती काल में अंग्रेजों के समय भी प्रचलित थी। ठीक है। बाद में अंग्रेजों ने भी यह जैसे का तैसा ही रखा। जहाँ चश्मदीद गवाह नहीं मिलते थे, अथवा सरहदी झगड़ों में गवाह सच सच नहीं बता पाते थे, वहाँ दिव्य नाम की अग्नि परीक्षा होती थी। ठीक है। इसके लिए डॉक्टर पंकज प्रियदर्शी के अनुसार 3 तरह की दिव्य परीक्षाएं प्रचलित थी। पहला है गोलादीप, कढ़ाई दीप और तराजू दीप। तो गोलादीप में ये जो तरीके थे, ये बहुत ही भयानक और बहुत ही दर्दनाक होते थे। तो ये गोरखा शासन के समय ये चलते थे, और इसीलिए इनकी अजीब तरीके की जो व्यवस्थाएं थी, कानूनी जो व्यवस्थाएं थी, न्याय की जो व्यवस्थाएं थी, ये बहुत ही अजीब थी, जिस वजह से लोग काफ़ी परेशान रहते थे। तो जो ये दिव्य परीक्षा थी, तो इसमें सबसे पहला क्या है? गोला दीप है। इसमें एक हाथ में गर्म लोहे का डंडा पकड़कर कुछ दूर तक चलना पड़ता था। ठीक है। और कढ़ाई दीप में क्या होता था? इसमें कढ़ाई में उबलते हुए तेल में हाथ डाल दिया जाता था। किसको? जिस पे संदेह होता था, जिस पे लगता था कि ये झूठ बोल रहा है, जिसके खिलाफ कोई सही सबूत नहीं मिलते थे, तो उसका सच पकड़ने के लिए वो क्या करते थे कि कढ़ाई जो होती थी उसमें उबलते हुए तेल में हाथ डाल देते थे। यदि हाथ जल गया तो दोषी
और अगर हाथ नहीं जला तो निर्दोष। यानी कि ये अजीब तरीके की प्रथा उन लोगों ने रखी थी यहाँ पर को, अजीब तरीके की व्यवस्था थी ये दंड की। तो अब खौलते हुए तेल में अगर हाथ डालेंगे तो हाथ तो जलेगा ही जलेगा ना। तो ये एक अजीब तरीके की यहाँ पर को प्रथा थी। तीसरा है आपका तराजू का दीप। इस दिव्य परीक्षा के ज़रिए दोषी व्यक्ति को तराजू में पत्थरों से तौला जाता था, ठीक है? उस व्यक्ति को एक तरफ वो दोषी व्यक्ति बैठेगा, दूसरी तरफ पत्थरों को रखा जाता था, ठीक है? तौलने का यह समय शाम के लिए मुकर्रर होता था। जिन पत्थरों से उसे तौला जाता था, उन पत्थरों को सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया जाता था। अगले दिन प्रातः उन्हीं से पुनः दोषी को तौला जाता था। यदि दूसरे दिन भी भारी हुआ तो निर्दोष घोषित होता था, यदि हल्का होता था तो दोषी ठहराया जाता था। अब रात भर उसको खाना पानी नहीं देंगे तो उसका वजन तो दूसरे दिन हल्का हो जाएगा सुबह में। तो पूरी तरीके से वही क्या होता था, दोषी माना जाता था। देहरादून स्थित गुरु रामराय मंदिर महंत को भी हत्या के एक जुल्म में कढ़ाई दीप का सामना करना पड़ा था, ठीक है? तो ये जो यहाँ पर को बात लिखी गई है, देहरादून में स्थित गुरु रामराय मंदिर के जो महंत थे, उनको भी हत्या के जुल्म में ये कढ़ाई दीप का सामना करना पड़ता है। यानी कि कढ़ाई के खौलते हुए तेल में उनको हाथ डुबोना पड़ता। अब ये घटना कब की है? जैसे गुरु रामराय दरबार साहिब अ, के तीसरे जो महंत थे, श्री महंत हरक सेवक दास जी, ठीक है? जिनके बारे में ये बात की जा रही है वो कौन थे? गुरु रामराय दरबार साहिब के तीसरे महंत थे जिनका नाम था श्री महंत हरसेवक दास जी था, और इनका कार्यकाल 1766 से 1818 तक माना जाता है। तो जब 1804 में खुड़बुड़ा का जब युद्ध हुआ था देहरादून में, तो तब की ये बात है। जब ये घटना हुई थी तब यहाँ पर को जो गोरखा प्रशासक था वो था काजी बहादुर भंडारी, यानी कि उसके शासनकाल में यहाँ पर को ये घटना हुई थी, काजी बहादुर भंडारी। तो उस समय जो गुरु रामराय मंदिर के जो महंत थे तीसरे, उनका नाम मैंने आपको क्या बताया, महंत हरसेवक दास, ठीक है? तो वो गद्दी पर आसीन थे। तो किसी आरोप के चलते महंत हरसेवक दास जी को अपनी पवित्रता और सत्यता सिद्ध करने के लिए मजबूर किया गया था। किसके द्वारा? काजी बहादुर भंडारी के द्वारा। उन्हें गोरखा न्याय व्यवस्था के तहत जो दिव्य कढ़ाई वाली जो एक प्रथा थी उसका सामना करना पड़ा था, ठीक है? और उसके खौलते हुए तेल में उनको अपना हाथ डालना पड़ा था, तो जिस वजह से वो दोषी ही ठहराए गए थे, ठीक है? तो और इस दिव्य परीक्षा का सामना करते हुए उनके हाथ जल गए थे और उन्हें भारी दंड अदा करना पड़ा था। दिव्य जन फैसले को तत्काल दर्शकों के समक्ष एक पुर्जी में अंकित कर दिया जाता था, ठीक है? तो इसमें वो दोषी पाए गए थे, लेकिन फिर बाद में जब हस्तीदल चौतरिया इसमें आए तो उन्होंने क्या किया था कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुछ जो गोरखा प्रशासक थे, गोरखा जो सूबे थे, अधिकारी थे, वो कुछ तो बहुत क्रूर थे, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे और कष्ट देते थे। लेकिन कुछ जो प्रशासक थे गोरखाओं के, वो काफ़ी अच्छे थे, उदार हृदय थे, न्यायप्रिय थे। तो हस्तीदल चौतरिया जब यहाँ पर को आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने महंत हरसेवक दास जी के साथ हुए इस घटना को मतलब जो उनके साथ अन्याय हुआ था उसकी गरिमा को समझा, और फिर उन्होंने फिर से उन्हें दरबार साहिब में पुनः मान प्रतिष्ठा दिलाई और मंदिर की व्यवस्था और जागीर को सुचारू रखने में मदद करी, ठीक है? ये हस्तीदल चौतरिया द्वारा है, तो ये क्वेश्चन में आता है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है? तो दिव्य जन फैसले को तत्काल दर्शकों के समक्ष एक पुर्जी में अंकित कर दिया जाता था, और हारे हुए व्यक्ति को उसकी संपत्ति के अनुसार दंड वसूला जाता था। व्यवसाय और उत्तराधिकारी के मामलों में भी पंचायत बैठती थी, जिसमें कागज के 2 बराबर टुकड़ों में वादी और प्रतिवादी के नाम लिखकर उन्हें न्याय के जो देवता थे गोलू, कोटगाड़ी और गढ़देवी के जो थान थे यानी कि मंदिर थे वहाँ रखा जाता था, ठीक है? ये प्रथा आज भी कहीं-कहीं प्रचलित है। तत्पश्चात लंबी शिखा वाले पुरोहित उनमें से एक को पकड़ता था, यानी कि उन 2 पर्चियों में से एक को पकड़ेगा, जिसका नाम पहले आएगा वही जीतता था। मंदिर में कसम खाकर, बच्चे के सिर पर हाथ रखकर और कसम खाने व विवादित वस्तु को ही न्याय के देवता के थान में रखकर भी फैसला होता था। तो ये वाली जो प्रथा है ये आज भी हमारे कुमाऊँ में और गढ़वाल में प्रचलित है। तो आप लोगों ने देखा होगा जो चितई मंदिर है अल्मोड़ा में, गोलू देवता का, तो आज भी लोग वहाँ पर को अपनी परेशानियों को लेकर एक पर्ची में लिखकर वहाँ पर को लाते हैं, और आज भी शिकायतें जो देवता हैं उनके सामने शिकायतें रखी जाती हैं, जिनको घात कहा जाता है, और बच्चों के सिर पर हाथ रखकर और कसम खाकर। तो ये जो प्रथा है ये आज भी हमारे उत्तराखंड में देखने को मिलती है। ब्रिटिश कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर GW ट्रेल के हवाले से एटकिंसन महोदय ने और भी अन्य तरीके गोरखा न्याय के बताए हैं, जो कि क्या है, जैसे तीर का दीप है,
तीर की देवी में अभियुक्त को पानी के तालाब में अपना सिर तब तक डुबाए रखना पड़ता था जब तक कि दूसरा व्यक्ति छोड़ गए बाढ़ के ठीक पास तक पहुंचकर वापस नहीं आ जाए। ठीक है। और बौकाटी हरिया का द्वीप, इसमें गोरखाली सुब्बो ने पानी द्वारा मामला हल करने के लिए एक अन्य तरीका भी निकाला, जिसमें दोनों पक्षों के ऐसे लड़कों को पानी के कुंड में डुबाया जाता था जो बौ काटने में असमर्थ थे। ठीक है, जिनको तैरना नहीं आता था, और इनमें से जो ज़्यादा देर तक वहाँ पर जीवित रहता था वही विजय घोषित किया जाता था। ठीक है। और काली हल्दी वाला एक था। तो इसमें क्या होता था, कालो हल्दो इसे कहा जाता था। यानी कि इस द्वीप में क्या होता था कि इसमें काली हल्दी की जड़ खाने के लिए दी जाती थी। यदि इसे खाकर भी विवादित व्यक्ति बच जाता था तो उसे निर्दोष माना जाता था। यानी कि सिर्फ खाना ही नहीं होता था, इसमें कुछ तांत्रिक तरीके की कुछ विधि भी की जाती थी। तो उसके बाद उसको खिलाया जाता था। तो अगर उसको उसके बाद उसको खाकर अगर वो जीवित रहता है तो वो निर्दोष माना जाता था। घात का दीप, यह दीप कुमाऊं में आज भी प्रचलित है। देखा, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो घात शिकायत लगाने वाला जो है वो आज भी यहाँ प्रचलित है। जैसे कि आप लोग कुमाऊं में जो ये चितई मंदिर है, घोड़ाखाल में जो गोलू देवता का मंदिर है, तो वहाँ पर को आज भी लोग अब चिट्ठियाँ लिख के लाते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं, अपनी मनोकामना लिखते हैं, या फिर कुछ लोग घात भी लगाते हैं। तो ये आज भी प्रचलित है। इसमें न्याय के देवता गोलू, गढ़देवी और कोटगाड़ी के थानों में विवादित वस्तु रुपया या मिट्टी मूर्ति के ठीक सामने रख दी जाती है। ठीक है, रुपया या मिट्टी, ठीक है, तो मूर्ति के ठीक सामने रख दी जाती है। अपने को निर्दोष सिद्ध करने वाला व्यक्ति, विवादित व्यक्ति, उस वस्तु को मंदिर से उठाता है। वास्तव में जो निर्दोष होता है वही उसे उठाने की हिम्मत करता है। उस वस्तु को उठाने के 6 माह के भीतर यदि उसके परिवार में किसी प्रकार की जनहानि या दैवी प्रकोप नहीं होता था तो वह निरपराध माना जाता था। ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये प्रथा आज भी हमारे समाज में, हमारे कुमाऊनी और गढ़वाली समाज में आज भी देखने को मिलती है। तो 6 महीने के भीतर अगर उस वस्तु को उठाने के बाद 6 महीने के भीतर अगर उसके घर में कोई भी अनहोनी नहीं होगी तो वो निरपराध माना जाएगा। ठीक है। तो ये न्याय के ऐसे तरीके थे जो समाज की अवैज्ञानिक सोच रखने वाले तथा शिक्षित अशिक्षित जनता के लिए भय के कारण थे, जिससे अपराध कर्मी भय खाए रहता था। हरिवंश सिर में रखकर गवाही देना भी झूठ से बचने का एक तरीका होता था। यही कारण था कि पहाड़ों में अपराध कम होते थे और गोरखा न्याय का यह उस समय की जनता के लिए उपयुक्त नहीं था। यही स्थिति आज भी है। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को यहाँ पर तक का आज का चैप्टर समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। इसके बारे में अभी जो 36 रकम और 32 कलम वाली जो कर प्रणाली है उसके बारे में हम डिटेल में आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं इसके बारे में जो बेसिक जो बातें हैं इसमें दी गई हैं, जिसको आप लोगों ने समझा। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। तो जो नेक्स्ट हमारा होगा इसके बाद, उसमें हम लोग दंड विधान पढ़ेंगे। ठीक है। तो उसके अंतर्गत भी हम लोग जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं दंड विधान, गोरखा सेना हम पढ़ेंगे, गोरखों की कर नीति हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये वाला। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नोट्स आप लोग बनाते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।